दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक जापानीज एनिमेटेड मूवी किमी नो ना वा यानी कि योर नेम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये मूवी लव स्टोरी पर आधारित एक टाइम ट्रेवल मूवी है। मूवी को खास बनाती है इसकी बेहतरीन स्टोरी लाइन और ओपन एंडिंग, जिससे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आगे क्या होगा। तो चलिए इस मूवी की कहानी पर आते हैं। मूवी का हीरो ताकि जापान के टोक्यो शहर में रहता था। वो आर्किटेक्चर की पढ़ाई और एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम वेटर का काम करता था। वहीं मूवी की दूसरी कैरेक्टर मित्सुआ इटोमोरी नाम के एक काल्पनिक शहर में अपनी नानी और छोटी बहन के साथ रहती थी। मित्सुआ की नानी इटोमोरी में ही वहाँ के एक मंदिर की प्रमुख थी। ये मंदिर उनके परिवार की पुश्तैनी मंदिर था। नानी जापानीज थ्रेड बनाने में एक्सपर्ट थी। मित्सुआ के पिता उन दोनों बहनों को उनकी नानी के पास छोड़कर खुद इटोमोरी के मेयर बन गए थे। वो अपने बच्चों से दूर ही रहना पसंद करते थे। प्रेजेंट में 2013 चल रहा था। इसी समय एक एस्टेरॉयड इटोमोरी शहर के ऊपर से गुजरने वाला था। वहीं मित्सुआ को ये छोटा सा शहर इटोमोरी पसंद ही नहीं था। वो इस शहर से बोर हो गई थी। वो हमेशा से ही टोक्यो जाना चाहती थी। अपनी बोरिंग जिंदगी से परेशान मित्सुआ एक दिन अपनी छोटी बहन के साथ उनके पुश्तैनी मंदिर में जाती है। वहाँ वे अपनी परंपरा के अनुसार एक डांस परफॉर्मेंस करते हैं। उनकी परंपरा के अनुसार उसे चावल को चबाकर एक पेस्ट जैसा कुछ बनाना था और उस पेस्ट को एक बोतल में पैक कर देना था, जिसके कारण वो कुछ दिनों बाद अल्कोहल में बदल जाता। मित्सुआ डांस परफॉर्मेंस कर ही रही थी, तभी उसके दोस्त उसके बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिससे कि मित्सुआ को बहुत बुरा लगता है और वो अपने घर वापस जाने लगती है। और जाने से पहले नाराज़गी में वो भगवान से सिर्फ एक ही विनती करती है कि काश वो टोक्यो में रहने वाला एक हैंडसम सा लड़का होती, और वो घर चली जाती है। उसकी इस विनती को शायद भगवान ने सुन ही ली थी। और दूसरे दिन जब मित्सुआ सोकर उठती है तो वो अपनी बॉडी में नहीं होती है। वो टोक्यो में रहने वाला ताकी की बॉडी में होती है। वहीं ताकी मित्सुआ की बॉडी में होता है। उन दोनों को कुछ दिनों तक तो इस बॉडी स्विफ्टिंग को अपनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो इसीलिए क्योंकि दोनों का जेंडर अलग अलग होता है। पर कुछ दिनों में ही धीरे धीरे उन्हें इस बॉडी की स्विफ्टिंग की आदत पड़ जाती है। मित्सुआ तो इस बॉडी स्विफ्टिंग को बहुत इंजॉय करती है, क्योंकि उसका तो हमेशा से ही सपना था कि वो टोक्यो में रहे और वहाँ घूमे फिरे। वहीं ताकि भी स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस करता है, पर बॉडी स्विफ्टिंग के कारण उन दोनों के बिहेवियर में भी चेंजिंग आ जाता था और आसपास के लोगों को पता चल जाता था कि वे अलग इंसान की तरह बिहेव कर रहे हैं। वहीं नानी की नज़र हमेशा मित्सुआ पर बनी रहती थी। जब भी उनका बॉडी स्विफ्टिंग होता था तो नानी को पता चल जाता था। वैसे ही एक दिन जब मित्सुआ के शरीर में ताकी होता है तो नानी और दोनों बहनें एक रस्म पूरी करने जाते हैं। वहीं नानी को पता चल जाता है कि अभी मित्सुआ के शरीर में कोई और इंसान है। तब नानी अपनी संस्कृति मुसीबी की कहानी बताती है। वो बताती है कि मुसूबी भगवान से प्रार्थना करने का एक पुराना तरीका है, और जो जापानीज थ्रेड हम लोग बनाते हैं वो दरअसल भगवान द्वारा लोगों को मिलवाने का एक तरीका है। ये थ्रेड एक दूसरे से जुड़ते हैं, टूटते हैं, पर आखिर में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। मुसूबी एक तरीका है लोगों को एक अलग जगह और अलग समय में लोगों को जोड़ने का। फिर वे लोग पहाड़ों की ऊंचाई पर जाते हैं जहाँ उनका पुश्तैनी मंदिर था, जहाँ पर वे कई पीढ़ियों से भगवान की पूजा किया करते थे। मित्सुआ भी वहाँ उस पेस्ट को जिसे कि उसने चावल चबाकर बनाया था उसे भगवान को भेंट देती है। ये मंदिर असल में 1200 साल पहले एक एस्टेरॉयड के गिरने के कारण तैयार हुआ था, और उसी के कारण उस शहर में इटोमोरी लेक बनी थी। और अभी इस साल फिर से एक एस्टेरॉयड गुजरने वाला था। जिस दिन वहाँ से एस्टेरॉयड गुजरने वाला था ठीक उसी दिन इटोमोरी शहर में एक फेस्टिवल भी था। ये सारी कहानी ताकि सुनता है और उसे काफ़ी आश्चर्य होता है, क्योंकि ये सारी जापानीज परंपरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। दो लोगों को अलग जगह में अलग वक्त में कनेक्ट करने वाली बात उसके दिल को छू जाती है और उसके दिल में मित्सुआ के प्रति फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये सभी परंपराओं को सुनने के बाद वो गुमसुम सा रहने लगता है और नानी उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम सपना देख रही हो ना, तुम्हारे अंदर कोई और ही है ना। और ताकि एकदम से नींद से उठता है और रोने लगता है, क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस उसके लिए पूरी तरह से रियल होता है। ताकि और मित्सुआ दोनों को अब महसूस होने लगता है कि शायद ये उनका आखिरी बॉडी स्विचिंग है। अब वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। ताकि मित्सुआ से रियल लाइफ में कभी नहीं मिला था, पर फिर भी वो उसे एक तरह से कनेक्ट हो जाता है। वहीं मित्सुआ भी कहीं खोई खोई से रहने लगती है।
वहीं इटोमोरी में जिस दिन फेस्टिवल होने वाला था उसी दिन शहर के ऊपर से एस्टेरॉयड गुजरने वाला था। मित्सुआ अब एक फैसला करती है कि इससे पहले कि वो ये सारी बातें भूल जाए, वो फेस्टिवल से पहले टोक्यो जाकर ताकी से एक बार मिलेगी। वो अपने साथ एक थ्रेड भी लेकर जाती है। वो टोक्यो जाकर ताकी से मिलती है। अब क्योंकि ये समय 2013 का था तो वो मित्सुआ को नहीं पहचानता था, क्योंकि 2016 के समय में उसकी बॉडी स्विचिंग होना था। मित्सुआ उस थ्रेड को ताकी को दे देती है। तब से ही ताकी उस थ्रेड को लकी चार्म समझकर हमेशा पहनता था। असल में चाइनीज और जापानीज कल्चर में ये रेड रिबन एक इनविजिबल बॉन्ड होता है, दो सच्चा प्यार करने वालों के बीच में। मित्सुआ और ताकी की ये अधूरी मुलाकात शायद पहली और आखिरी मुलाकात थी। मित्सुआ इटोमोरी वापस आ जाती है और वो सोचती है कि आखिरकार ताकी ने उसे पहचाना क्यों नहीं, क्योंकि जो बॉडी स्विचिंग होती थी वो तो 2016 वाले ताकी से होती थी और मित्सुआ 2013 वाले ताकी से मिलने गई थी। और जब वो एस्टेरॉयड जापान के ऊपर से गुजरता है तब उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और उसका एक टुकड़ा इटोमोरी शहर में गिर जाता है। इसके कारण इटोमोरी शहर के सभी लोग मारे जाते हैं, जिसमें कि मित्सुआ भी मारी जाती है और ऐसा लगता है मानो मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। पर रुको जरा, सब्र करो। अब मूवी 3 साल आगे यानी कि 2016 में आती है। ताकि अपनी लाइफ में अकेलापन सा महसूस कर रहा था। वो खोया खोया सा रहता था, किसी से कुछ बातें भी नहीं करता था। उसे अपनी लाइफ का कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट मिसिंग सा लगता था। मित्सुआ वाली यादें धुंधली होती जा रही थी। उसे डर लगने लगा था कि कहीं वो इन यादों को भूल ना जाए। वो अपनी धुंधली यादों की मदद से इटोमोरी शहर का एक स्केच बनाता है और वो अपने दोस्तों के साथ उस शहर को ढूंढने निकल पड़ता है, जो कहाँ था उसे भी नहीं मालूम होता है। बस उस स्केच के सहारे उस शहर को ढूंढने की नाकाम कोशिश करने लगता है, क्योंकि इटोमोरी शहर 3 साल पहले ही नष्ट हो गया था, इसीलिए ताकी को कुछ नहीं मिलता है। इसी खोजबीन में एक रेस्टोरेंट का मालिक उस स्केच को पहचान लेता है। वो ताकी को बताता है कि ये शहर तो 3 साल पहले ही एक एस्टेरॉयड के गिरने के कारण तबाह हो गया था। इस बात को सुनकर ताकी को एक बड़ा सा झटका लगता है। उसने जो भी चीज़ें देखी थी, जैसे कि मंदिर, नानी की बातें, मित्सुआ, सब कुछ एक सपना था। पर यह सपना इतना असली था कि उससे उबर पाना ताकी के लिए बहुत ही मुश्किल था। ताकी उस एस्टेरॉयड के बारे में और जानने की कोशिश करता है। वो उस घटना से रिलेटेड बहुत सारी आर्टिकल पढ़ता है। तब उसे पता चलता है कि इस घटना में मित्सुआ भी मारी गई थी। ताकी का दिल टूट जाता है। वो टोक्यो वापस जाने से पहले एक लास्ट बार उस मंदिर को देखना चाहता था कि असल में वो मंदिर है भी या नहीं। वहाँ उस मंदिर को देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये महज एक सपना नहीं था। उसके और मित्सुआ के बीच में ज़रूर एक कनेक्शन था। वो उस मंदिर के अंदर जाता है जहाँ उसे वो लिक्विड मिलता है जो उसने वहाँ 3 साल पहले रखा था। उसे रियलाइज होता है कि ये तो मित्सुआ के शरीर का ही एक पार्ट है, क्योंकि 3 साल पहले उसने ही उसे बनाया था। ताकि मित्सुआ से मिलने के लिए एकदम बेचैन रहता है और वो उस लिक्विड को पी लेता है। तब उसे मित्सुआ की पूरी ज़िंदगी नज़र आने लगती है कि कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे उसकी बॉडी स्विचिंग शुरू हुई और कैसे 3 साल पहले वो उससे मिलने टोक्यो गई थी और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और आखिरकार उसे एक मौका मिलता है मित्सुआ को बचाने का। वो बॉडी स्विचिंग के जरिए मित्सुआ के शरीर में उस समय में आ जाता है जब इटोमोरी शहर में वो एस्टेरॉयड गिरने वाला होता है। वो सभी को बचाने की कोशिश करता है। फिर उसे याद आता है कि अगर वो इस वक्त मित्सुआ के शरीर में है तो ज़रूर मित्सुआ उसके शरीर में होगी। वो तुरंत दौड़कर उसी मंदिर में जाता है, क्योंकि 2016 में जब वो बेहोश हुआ था ठीक उसी वक्त उसकी बॉडी स्विचिंग हुई थी। तभी ताकी को होश आ जाता है। तब उसके शरीर में मित्सुआ होती है। वो खुद हैरान थी। वहाँ से वो अपने शहर को तबाह हुआ देखती है। तब उसे पता चलता है कि वो वक्त में आगे जाती थी। उसे पता चलता है कि उस एस्टेरॉयड के गिरने से वो खुद भी मारी गई थी। तो फिर वो रोने लगती है। तभी उसे ताकी की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों भी एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते थे, पर एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि दोनों अलग अलग समय में थे और वक्त की दीवार उन दोनों के बीच थी। दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। ये सीन बहुत ही इमोशनल कर देने वाला सीन है। फिर जैसे जैसे सूरज ढलता है वहाँ ग्रहण लगने लगता है। जापानीज कल्चर के अनुसार ग्रहण के समय टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है और इस छोटे से समय में कुछ भी अलौकिक घटना हो सकती है। क्योंकि ग्रहण के समय टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है,
इसीलिए दोनों ही एक दूसरे को अपने रियल बॉडी में देख पा रहे थे। पहले तो दोनों बहुत रोते हैं, फिर एक दूसरे को देखकर खुश भी हो जाते हैं। मित्सुआ ताकी को कुछ चीज़ों के लिए डांटती भी है। यहाँ उन दोनों को ही पता होता है कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है, इसीलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि कम से कम दोनों एक दूसरे का नाम अपने हाथों पर लिखेंगे। ताकी अपना नाम मित्सुआ के हाथ में लिखता है, पर जब मित्सुआ अपना नाम ताकी के हाथ पर लिख रही होती है, ठीक उसी समय ग्रहण चला जाता है और वक्त की दीवार उनके बीच फिर से आ जाती है। अब दोनों ही अपने अपने समय में अपनी अपनी बॉडी में होते हैं। अब मित्सुआ के पास एक मौका होता है अपने शहर वासियों को बचाने का। वो जल्दी से पहाड़ी के नीचे जाती है। तब उसके दिमाग से ताकी की यादें मिटने लगती है। वो अपना हाथ देखती है, उसमें कोई नाम नहीं लिखा होता है, उसमें आई लव यू लिखा होता है। फिर मित्सुआ अपने मेयर बाप को सारी बातें बताकर शहर वासियों को बचा लेती है। वहीं कुछ देर बाद ताकी सब भूल जाता है और अपने आप को अनजान जगह में उस पहाड़ी पर पाकर हैरान हो जाता है और वो टोक्यो वापस चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और 2021 का समय आ जाता है। ताकी अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेता है। वो आर्किटेक्चर की जॉब की तलाश में होता है। ताकी और मित्सुआ दोनों अपनी पुरानी यादों को भूल गए होते हैं, पर दोनों कहीं खोए खोए से रहते हैं। उन दोनों को किसी की तलाश होती है। उन्हें अपनी लाइफ अधूरी सी लगने लगती है। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ से कुछ तो मिसिंग है। फिर एक दिन दोनों की टोक्यो में मुलाकात होती है। दोनों अलग अलग ट्रेन में होते हैं। दोनों एक दूसरे को पास होते हुए देखते हैं और एक दूसरे को देखने के बाद दोनों को महसूस होता है कि जिसे वे इतने समय से ढूंढ रहे थे वो खाली जगह एक लाइफ पार्टनर की होती है। दोनों ही ट्रेन से उतरते हैं और एक दूसरे को खोजने लगते हैं और आखिरकार दोनों सीढ़ियों पर मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बस देख रहे थे, फिर दोनों ही चुपचाप वहाँ से गुजरने लगते हैं। तभी ताकी किसी तरह से हिम्मत जुटा के मित्सुआ से पूछता है कि क्या हम कभी एक दूसरे से मिले हैं। यह सुनकर मित्सुआ की आंखों में आंसू आ जाती है और वो रोते हुए कहती है हाँ शायद, और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी की एंडिंग एकदम ओपन रखी गई है। इससे हम मान लेते हैं कि दोनों अब फिर से एक हो गए हैं और शायद हैप्पी एंडिंग हो गई है। यहाँ मूवी में टाइम ट्रेवल कैसे होती है इस बात का कुछ साइंटिफिक कारण तो नहीं बताया गया है, पर हम मान लेते हैं कि होती है। मूवी है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।